Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और सेलुलर का मतलब होता है सेल्स, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे होते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। यानी कि इन टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडीज़ के अंदर जितने भी टास्क हो रहे होते हैं, जितने भी काम हो रहे होते हैं, ये टिश्यूज़ और ऑर्गन्स मिलजुल के कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडीज़ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए कोई भी ऑर्गेनिज़म अपने इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा हो उसको रिस्पॉन्स करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो सबसे पहली एग्जाम्पल है वो है राइटिंग की। जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उस लिखने में सिर्फ हमारे हाथ या सिर्फ हमारी फिंगर यूज़ नहीं हो रही होती, बल्कि इसके अलावा भी हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बाजू के जो मसल्स होते हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। उन बाजू हमारी हिलेगी तो हमारा हाथ भी हिलेगा और हम लिखेंगे ना। इसी तरह से आइज़ हैं, हम आइज़ के ज़रिए देख रहे होते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। अगर हमारे पास आइज़ नहीं होंगी तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें नज़र ही नहीं आएगा कि हम लिख क्या रहे हैं। इसी तरह से हम थॉट्स यूज़ करते हैं, अपना माइंड यूज़ करते हैं। माइंड के ज़रिए हम सोच रहे होते हैं कि हमने क्या लिखना है। तो ये सारे ऑर्गन्स, यानी कि हमारे मसल्स, आइज़, हमारे ब्रेन, ये सारे ऑर्गन्स हमारे हैंड्स और फिंगर्स के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करते हैं। कोलैबोरेशन के ज़रिए यानी कोऑर्डिनेशन के ज़रिए ये सारे ऑर्गन्स मिलजुल के काम करते हैं। तभी एज अ रिज़ल्ट जो है हम लिखने के, कोई भी चीज़ लिखने के काबिल होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो दूसरी एग्जाम्पल है वो है मूवमेंट की। मूवमेंट के दौरान हमारी बॉडी के जो डिफरेंट मसल्स होते हैं वो मिलजुल के काम करते हैं। जैसे कि कोई एक लड़का है, वो बॉल को कैच करने के लिए भाग रहा है। तो बॉल को कैच करने के लिए जब वो भागेगा तो उसकी बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ जो मसल्स होंगे, उसकी बाजू के मसल्स, उसकी टांगों के मसल्स, उसकी बैक के मसल्स, जितने भी मसल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे तभी वो भाग सकेगा। और वो उसकी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। सेंस ऑर्गन्स में हमारे पास होती हैं आइज़। आइज़ के ज़रिए वो देख रहा होता है कि बॉल कहाँ पे जा रही है। कानों के ज़रिए वो सुन रहा होता है डिफरेंट तरह की आवाज़ें। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये मैसेज देते हैं उस भागने वाले लड़के के नर्वस सिस्टम की तरफ। तो नर्वस सिस्टम की तरफ जब मैसेज जाता है तो नर्वस सिस्टम फिर आगे से मैसेज भेजता है मसल्स की तरफ। तब जो मसल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कोई भी वर्किंग करते हैं। इस कोऑर्डिनेशन की वजह से मसल्स फिर एक करेक्ट सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और लेकिन इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें इन एक्टिविटीज़ के अलावा भी, इन मसल्स के अलावा भी और भी बहुत तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल जब ये लड़का बॉल को कैच करने के लिए भागता है तो सिर्फ उसके मसल्स यूज़ नहीं हो रहे होते, बल्कि उसका जो ब्रीथिंग रेट है, यानी उसकी सांस लेने का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ कर रही होती है, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़केगा क्योंकि वो भाग रहा है। इसी तरह से उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होता है और उसकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा हीट जो होती है वो रिमूव हो रही होती है। तो ये सारी वर्किंग जो उसकी बॉडी के अंदर जो हो रही होती है वो मिलजुल के हो रही होती है, कोऑर्डिनेशन के ज़रिए होती है। लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं, कोऑर्डिनेटेड होती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है वो एज अ यूनिट काम करती है। बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और कोऑपरेट करके एज अ यूनिट मिलजुल के काम करते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की दो तरह की टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड नंबर 2 इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो आपके नर्वस सिस्टम के ज़रिए हो रही होती है। नर्वस सिस्टम में आपके पास शामिल होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो वो कोऑर्डिनेशन जो आपके नर्वस सिस्टम के ज़रिए हो रही होती है उसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। और दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन आपके एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए होती है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके पास डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स होते हैं। जब ये ग्लैंड्स के ज़रिए आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होगी तो उसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन।
जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों होती हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर, लेकिन जो प्लांट्स हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सिर्फ जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होती है। यूनिसेलुलर का मतलब है यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, यूनी मैनी एक और सेलुलर मैनी सेल, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल होता है उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो केमिकल्स के ज़रिए होती है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन एक्शन, कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। तो ये सारे मिलके एक चेन बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले स्टिमुलाई क्या होता है। स्टिमुलाई कोई भी चीज़ जो आपको एनवायरनमेंट में परसीव हो रही होती है, एनवायरनमेंट में मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल लाइट आपको मिल रही है, तो ये जो लाइट है जो आपको मिल रही होती है ये आगे से जाती है रिसेप्टर में, रिसेप्टर इसको रिसीव कर रहा होता है और फिर कोऑर्डिनेटर के ज़रिए, कोऑर्डिनेटर इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कोऑर्डिनेटर क्या करता है, रिसेप्टर से मैसेज लेता है और उसको आगे इफेक्टर तक पहुंचाता है और इफेक्टर फिर आगे से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है उसमें 5 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो सनफ्लावर है, जो सूरजमुखी का फूल है, वो सूरज की रोशनी की तरफ जो है वो अपनी डायरेक्शन कर लेता है। यानी कि अपना जो डायरेक्शन होती है वो सूरज की रोशनी की तरफ जो है वो अपना मुँह, फ्लावर का जो मुंह है ना अपना, वो सन की तरफ मोड़ लेता है। उसकी रीज़न क्या है। इसी तरह से अगर आप किसी स्नेल को टच करते हैं तो क्या होता है, इन सारी चीज़ों के कुछ रीज़न होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्लावर है वो सन की तरफ अगर अपना फेस कर रहा है तो उसकी रीज़न ये है कि वो लाइट है, वहाँ से उसको लाइट मिल रही होती है तो वो लाइट की तरफ जो है वो अपनी डायरेक्शन कर लेता है। इसी तरह से अगर आप स्नेल को टच करते हैं तो आपके अंदर जो है वो टच की सेंस जो है वो यूज़ हो रही होती है। तो वो सारे फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा होता है, इन फैक्टर्स को हम कहते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलस क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज है, चाहे वो एक्सटर्नल है, बाहर का चेंज है, या इंटरनल है, अंदर का चेंज है, कोई भी इन्वायरमेंट का चेंज जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है, तो उस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई सिर्फ हीट या फिर सिर्फ टच या लाइट नहीं होती, बल्कि इसके अलावा डिफरेंट तरह के स्टिमुलाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हीट हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे हमारे पास हैं स्टिमुलाई। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जितना भी स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज़ या फिर सेल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स है, कोई भी आवाज़ है, आवाज़ को सुनने के लिए हम ईयर यूज़ करते हैं। इसी तरह से लाइट है, लाइट को देखने के लिए हम आइज़ यूज़ करते हैं। और अगर हवा के अंदर डिफरेंट तरह की स्मेल है या फिर केमिकल्स हैं तो उसको परसीव करने के लिए हम नोज़ यूज़ करते हैं। तो वो सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल्स जो कि इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं ताकि उन ऑर्गन्स के ज़रिए आप किसी भी स्टिमुलाई को परसीव कर सकते हैं, उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं रिसेप्टर्स। कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और हमारी बॉडी के पार्टिकुलर ऑर्गन्स तक उस मैसेज को भेजते हैं ताकि हमारे जो वो ऑर्गन्स हैं वो आगे से कोई एक्शन कर सकें। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये दोनों जो है वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और रिसीव करने के बाद इस मैसेज को न्यूरॉन्स के ज़रिए नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आगे जो है वो किसी भी ऑर्गन तक भेजते हैं। इसी तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स के ज़रिए होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। तो ये जो सारे ग्लैंड्स हैं, जब ग्लैंड्स के ज़रिए कोऑर्डिनेशन होती है तो वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जब भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो रिसीव होने के बाद जो है वो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं।
केमिकल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही होती है, और ये जो मैसेज है ये ब्लड के अंदर जाता है। ब्लड के अंदर कैसे ये मैसेज जाता है? बाय सिक्रीटिंग पार्टिकुलर हार्मोन। ये जितने भी आपने ग्लैंड्स अभी देखे हैं, ये ग्लैंड्स आगे से कोई हार्मोन सिक्रीट करते हैं और इस हार्मोन के ज़रिए ब्लड के अंदर मैसेज जाता है। इफ़ेक्टर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करते हैं और मैसेज रिसीव करने के बाद एक पार्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इन ऑर्गन्स को हम कहते हैं इफ़ेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज आता है कोऑर्डिनेटर से। कोऑर्डिनेटर होते हैं नर्वस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो मैसेज जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आता है नर्वस कोऑर्डिनेशन में, ये जाता है आगे से मसल्स में या फिर ग्लैंड्स में। तो ये जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफ़ेक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। यानी कि इफ़ेक्टर का मतलब ये है कि पार्टिकुलर टाइप का आगे से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स जो है वो मैसेज कैरी करते हैं कोऑर्डिनेटर से, और मैसेज कोऑर्डिनेटर से लेके जाते हैं किसी टारगेट टिश्यू तक, वो उस टिश्यू तक जो कि इफ़ेक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में नेफ्रॉन्स जो हैं वो इफ़ेक्टर्स के तौर पे काम कर रही होती हैं, और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि बोन्स या फिर लिवर को इफ़ेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है? जब भी कोऑर्डिनेटर्स कोई मैसेज रिसीव करते हैं तो उस मैसेज को इफ़ेक्टर तक पहुंचाते हैं, और इफ़ेक्टर आगे से कोई भी एक्शन करता है, कोई भी काम करता है, तो वो जो एक्शन प्रोड्यूस करता है इफ़ेक्टर, उस एक्शन को हम कहते हैं रिस्पॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी गर्म चीज़ है, उस गर्म चीज़ को अगर आप हाथ लगाएंगे, तो जैसे ही आप हाथ लगाएंगे आप फ़ौरन से जो है अपना हाथ पीछे करेंगे। जब आपको वो गर्म फील होगा आप जल्दी से अपना हाथ पीछे करेंगे, तो ये आपका रिस्पॉन्स है। इसी तरह से सनफ्लावर है, सनफ्लावर को जिस साइड से भी रोशनी मिलती है वो अपनी डायरेक्शन उस साइड को कर लेता है। तो ये भी सनफ्लावर का एक रिस्पॉन्स है, जो कि ये रिस्पॉन्स जो है वो सनलाइट को दे रहा है। इसी तरह से जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के ज़रिए जल्दी रिस्पॉन्स आता है, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन का रिस्पॉन्स होता है, यानी कि उसका टाइम पीरियड कम होता है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन के ज़रिए जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो आता है, यानी देर से आता है, लेकिन वो लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होता है, यानी कि वो ज़्यादा देर तक रहता है, जल्दी उसका असर ख़त्म नहीं होता। नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है कि सबसे पहले आपके सामने कोई स्टिमुलाई होता है। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स आपके सामने एक स्टिमुलाई के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इस फ्लावर को आप किस तरह से देखेंगे? अपनी आँख के ज़रिए देखेंगे। तो ये जो आँख है ये आपका रिसेप्टर है, ये आपके सेंसरी ऑर्गन, आँख आपकी एक सेंसरी ऑर्गन है, और इस आँख के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस स्टिमुलाई को परसीव करते हैं। जैसे ही ये आँख इस फ्लावर को देखेगी, इस स्टिमुलाई को रिसीव करेगी, तो आँख से मैसेज जाएगा ब्रेन की तरफ। ब्रेन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, वहाँ पे जब मैसेज जाएगा तो ब्रेन आगे से मैसेज भेजेगा इफ़ेक्टर की तरफ। इफ़ेक्टर कोई भी मसल या कोई भी ग्लैंड हो सकता है। तो इस एग्जांपल में आपके सामने इफ़ेक्टर है आपका हाथ, तो मैसेज जाएगा ब्रेन से आपके हाथ की तरफ, तो आपका हाथ आगे से फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में आप क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे? जब आप फ्लावर को देखेंगे तो आप फ्लावर को मतलब तोड़ लेंगे, उसको प्लक कर लेंगे, तो ये आपका एक रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन का पाथवे जो है वो शो किया जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैसेज जाता है आपका ब्रेन से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स होते हैं, और ग्लैंड्स क्या करते हैं? फिर आगे से ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो हार्मोन्स है ये आगे से ब्लड सेल्स के अंदर रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और ब्लड सेल्स के ज़रिए ये हार्मोन्स डिफरेंट इफेक्टर्स तक जाते हैं, यानी कि डिफरेंट बोन्स तक या फिर लिवर्स तक जाते हैं, ऐसे ऑर्गन्स तक जाते हैं जिन ऑर्गन्स के ज़रिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है। I hope students you have gained the concept of coordination, types of coordination and coordinated action. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.